नमस्कार, मैं विधि बापना द्रव्य गुणम कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो विषय है वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ड्रग है जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने घर में यूज करते ही है, रसोई में भी हम बहुत ज्यादा उसका प्रयोग करते हैं। ऐसी एक औषधि है अदरक। तो आज हम जिस ड्रग के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है अदरक। अदरक यानी कि जिसे हम इंग्लिश में जिंजर कहते हैं और संस्कृत में हम उसे अदरक, और जब वो सूख जाती है तो हम उसे शुंठी भी कहते हैं। तो एक बहुत ही उपयोगी औषधि आयुर्वेद की जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं वो औषधि है अदरक। इसका लैटिन नाम जो है वो जिंजीबर ऑफिसिनाली। जिंजीबर ऑफिसिनाली, जिंजीबर वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड जिंजीबर से आया है, और ऑफिसिनाली मतलब जो कि विच इज ऑफिशियली यूज्ड एज ए मेडिसिन। सो आज हम जिस द्रव्य की बात कर रहे हैं वो है अदरक, मतलब कि अदरक जिसे हिंदी में अदरक, इंग्लिश में हम जिंजर कहते हैं, गुजराती में इसे आदो कहा जाता है। इसका जो सूखा हुआ फॉर्म होता है उसे हम शुंठी कहते हैं, और इंग्लिश में उसे ड्राई जिंजर कहा जाता है, हिंदी में उसे सोट कहा जाता है, और गुजराती में भी उसे सोट ही कहा जाता है। तो इस तरह से आज हम जिस ड्रग की बात करने जा रहे हैं वो है अदरक। अदरक या शुंठी, हम दोनों के बारे में ही बात करेंगे, दोनों के ही गुण कर्म की चर्चा करेंगे, दोनों में क्या अंतर होता है वो भी जानेंगे। तो मैं शुरू करती हूँ अपनी बात। जो सिनोनिम्स कहे गए हैं आयुर्वेद में अदरक के और शुंठी के, दोनों के कहे गए हैं। तो अदरक को आद्रक, आद्र मतलब गीला, तो जब वो फ्रूट जिंजर जो है जब वेट रहती है, गीली रहती है, तो हम उसे अदरक बोलते हैं, जबकि जब वो सूख जाती है तो हम उसे शुंठी कहते हैं, या हिंदी में हम उसे सोट कहते हैं। तो इसके सिनोनिम्स जो कहे गए हैं आयुर्वेद में अदरक के, तो अदरक, श्रृंगवेर। श्रृंगवेर इसलिए जैसे कि ये हम बात कर रहे हैं आज अदरक की, तो श्रृंगवेर, श्रृंगवेर मतलब कि श्रृंगाकार, सींग के जैसा इसका आकार होता है, श्रृंगाकार होती है, इसीलिए हम इसे श्रृंगवेर भी कहते हैं। इसके अलावा इसका रस कटु होता है, कटु मीन्स पंजेंट, इसीलिए एक इसका सिनोनिम होता है कटु भद्र। भद्र मीन्स की अच्छा, तो कटु द्रव्यों में ये बहुत अच्छी मानी गई है, श्रेष्ठ मानी गई है, इसीलिए इसका एक सिनोनिम है कटु भद्र। इसके अलावा इसका एक सिनोनिम है आद्रिका, जो कि आद्र होने की वजह से इसे कहा गया है। अब हम अगर शुंठी की बात करें तो जब अदरक को सुखा लिया जाता है तो उसकी शुंठी बन जाती है। और शुंठी की अगर मैं बात करूं तो शुंठी को इतना महत्वपूर्ण द्रव्य माना गया है आयुर्वेद में कि इसके बहुत सारे पर्याय दिए गए हैं, जिसमें से कि एक पर्याय है विश्व भेषज्या। विश्व भेषज्या मतलब कि विश्व कल्याण के लिए जिसे यूज किया जाए, या विश्व की जितनी भी बीमारियां हैं उनके इलाज के लिए जिसको यूज किया जाए, इसलिए विश्व भेषज्या। महौषध, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी औषधि है, इसलिए महौषधि से कहा जाता है विश्व। और इसको उष्ण भी कहा जाता है, उष्ण इसलिए क्योंकि ये बहुत उष्ण होती है, इसलिए इसका एक पर्याय उष्ण है। आयुर्वेद के कई सारे ग्रंथों में जब हम आगे चल के बहुत सारे जो भेषज रत्नावली वगैरह है, जो फॉर्मुलेशंस के ग्रंथ होते हैं, उनमें जब हम इनकी बात करते हैं तो वहां पर जब भी श्लोक में इसकी बात होती है तो कई बार नागर कहा जाता है। नागर भी शुंठी का एक पर्याय है। नागर का मतलब होता है कि नगर में बिकने वाली, और ये बहुत ज्यादा हर मार्केट में, लगभग विश्व के हर मार्केट में ये मिलती है, इसीलिए इसका एक पर्याय नागर कहा गया है। तो हम अगर फिर से पर्यायों की चर्चा करें तो अदरक, अद्रिका, कटुभद्र, श्रृंगवेर, ये सब इनके पर्याय है। शुंठी के पर्याय की मैं बात करूं तो विश्व भेषज्या, महाऔषध, ये सब शुंठी के पर्याय कहे गए हैं, और इसे नागर भी कहा गया है। अभी ये जो हम अदरक देख रहे हैं, अदरक का अगर मैं उत्पत्ति स्थान की बात करूं तो अदरक जो है वो साउथ एशिया में इसका ओरिजिन हुआ है। सबसे ज्यादा अभी भी जो प्रोडक्शन है और एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया से ही किया जाता है, तो भारत इसकी ओरिजिनल भूमि है। और कई सारे सालों से 5000 साल पुराना जो चरक संहिता वगैरह का लिटरेचर है उसमें भी इसका वर्णन हमें मिलता है। इसका मतलब कि
इतना पुराना इसका इंडियन ओरिजिन है। उसके बाद इसको चूंकि तब भी विश्व में समुद्र मार्ग के थ्रू ट्रेड होता था, व्यापार होता था, तो अदरक को कई सारे देशों में ले जाया गया। इसीलिए कई सारे देश के इतिहास में अदरक का वर्णन मिलता है, जैसे कि रोमन्स भी इसका प्रयोग करते थे और यूरोपियन कंट्रीज में भी काफी इसका प्रयोग पुराने समय से किया जाता है। अभी की हम बात करें तो इंडिया में हर जगह मिलता है, बंगाल में, उड़ीसा में, कर्नाटका में, इन सब जगहों पे इनकी खेती की जाती है। इसके मैं हैबिट की बात करूं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन की, तो जो अदरक होता है वो एक हर्ब होता है, एक शूप होता है जिसकी हाइट 3 से 4 फीट लंबी होती है। इसके स्टेम अगर आप देखेंगे तो ये एक पेरिनियल प्लांट है जो ज्यादा वर्षों तक चलता है। अगर इसके हाइट की मैं बात करूं तो 3-4 फीट लंबा होता है। इसमें एक शूट होता है जो कि एनुअल होता है, वो शीथेड होता है क्यों, उसमें एक शीट होती है जिसमें से पत्तियां निकलती जाती है। पत्तियां जो होती है 5 से 6 इंच लंबी और 1 से 2 इंच चौड़ी होती है और दोनों तरफ से लगभग एक्यूट होती है, अल्टरनेट होती है इसकी पत्तियां। फ्लावर्स की हम बात करें तो एक अलग से साइड में एक स्टेम निकलती है जिसके ऊपर इसके फ्लावर्स होते हैं जो काफी अच्छे सुंदर एक स्पाइक में होते हैं ग्रीन कलर के। और जब ये फ्लावर्स जो होते हैं थोड़े मैच्योर होते हैं तो पर्पलिश कलर का एक स्टेमन भी उसमें आपको देखने को मिलता है। राइजोम की बात करें तो ये इसका राइजोम है जिसका की शेप जो होता है इरेगुलर होता है। इसे श्रृंगाकार आयुर्वेद में कहा गया है। इसकी जो बाहरी त्वचा होती है वो ब्राउनिश कलर की होती है और अंदर से हम इसको देखें तो इट इज क्रीमिश इन कलर। इसके कल्टीवेशन के लिए एक खास बात होनी चाहिए कि कल्टीवेशन के लिए हम जिस भी अदरक का यूज करते हैं उसमें ये मदर आई होनी चाहिए, आई बोलते हैं जिसको। कई बार आप देखेंगे तो इसमें से ग्रीन कलर का जर्मिनेशन भी होने लगता है। अगर मैं अदरक के यूजफुल पार्ट की बात करूं तो अदरक जो है उसका यूजफुल पार्ट उसका राइजोम मतलब कि इसका कंद होता है। राइजोम आप सभी जैसे कि जानते हैं, राइजोम का मतलब होता है इट इज एन अंडरग्राउंड शूट, मतलब स्टेम का ही एक मॉडिफाइड पार्ट राइजोम होता है। इसके आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो अदरक जो है एक ही द्रव्य है लेकिन समय मर्यादा और काल के हिसाब से और गीला और सूखा होने से उसके गुणों में अंतर आता है। तो अदरक की अगर मैं बात करूं तो जब अदरक गीली होती है, मतलब जब ये अदरक है तब गुरु होती है, रुक्ष होती है और बहुत तीक्ष्ण होती है। अदरक बहुत तीक्ष्ण होती है और इसका रस कटु होता है। कटु मीन्स पंजंट या तीखा स्वाद। इसका वीर्य उष्ण होता है जबकि इसका विपाक जो है वो कटु होता है। वैसे ही अगर हम शुंठी की बात करें, शुंठी मतलब कि जब अदरक का छिलका निकाल लिया जाता है, इसकी प्रोसेसिंग ऐसे की जाती है कि अदरक को छील लिया जाता है, फिर उसके बाद उसको पानी में उबाला जाता है और फिर उसको धूप में सुखाया जाता है, फिर उसके बाद 8-10 दिन के बाद इसकी शेड ड्राइंग की जाती है, तब हमें जो मिलता है वो होता है शुंठी। शुंठी का अगर आप पाउडर देखेंगे तो शुंठी का पाउडर ब्राउनिश कलर का पाउडर हमें मिलता है शुंठी का। तो इस तरह से कई लोग इसको और अच्छी प्रोसेसिंग करने के लिए इसको पहले चूने के पानी में डालते हैं, फिर इसको सुखाते हैं तो इसका कलर जो है वो ज्यादा सफेद कलर इसका मिलता है। तो हम गुणों की चर्चा कर रहे थे तो अदरक जो है वो गुरु होती है, रुक्ष होती है और तीक्ष्ण होती है, जबकि सूखी हुई शुंठी जो होती है वो लघु और स्निग्ध होती है। अदरक कटु होती है जबकि शुंठी जो है वो भी कटु होती है, लेकिन विपाक अदरक का कटु होता है और शुंठी का विपाक जो है वो मधुर होता है। ये यहाँ पर खास ध्यान देने बात है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अदरक जो शुंठी जो होती है उसका विपाक मधुर होता है, इसलिए शुंठी के जो कर्म होते हैं वो अदरक से थोड़े अलग होते हैं, जबकि वीर्य दोनों का ही उष्ण होता है। तो ये जो है ये गुणांतर है इनका दोनों का, शुंठी और अदरक के बीच में ये डिफरेंस देखा जाता है। आगे चल के जब ये आयुर्वेद में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है, आगे चल के हम देखते हैं कि ये ऐसा डिफरेंस ऋषियों मुनियों ने पहले से बताया है, लेकिन अभी जब साइंटिफिक स्टडीज की जाती है तो हम देखते हैं कि इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रहते हैं वो प्रोसेसिंग की वजह से उनमें थोड़ा चेंज आ जाता है। तो इस तरह से इसीलिए अदरक और शुंठी इन दोनों के गुणों में अंतर है। अगर मैं वर्गीकरण की बात करूं
तो चरक संहिता ने तृप्तिग्न, अर्शोग्न, शूल प्रशमन और तृष्णा निग्रहण इन सारे महाकषायों में इसका वर्णन किया है। तृप्तिग्न, आचार्य चरक ने जो महाकषाय बनाए उसमें से एक है तृप्तिग्न। तृप्तिग्न मतलब तृप्ति एक तरह का कफज रोग कहा गया है। तृप्ति मतलब कि एक कफज रोग होता है जिसमें कि भूख नहीं लगती है और तृप्ति का एहसास होता है, मतलब खाना खाए बिना भी तृप्ति का एहसास होना, ये एक रोग है। खाना खा के अगर हमें स्टाइटी होती है, तृप्ति होती है, तो वो फिजियोलॉजिकल है, लेकिन अगर बिना खाना खाए भी तृप्ति का एहसास हो तो वो एक कफज रोग है। तो शुंठी जो होती है वो बहुत अच्छी तृप्तिग्न होती है, क्योंकि ये कटु है, उष्ण है, इसलिए तृप्ति का नाश करती है। इसी तरह से इसको एक अच्छा महाकषाय में अर्शोग्न बताया गया है। शूल प्रशमन मतलब ये एक अच्छी पेन किलर होती है। इसके अलावा इसको क्योंकि मधुर होती है विपाक में, इसलिए तृष्णा निग्रहण भी कहा गया है। सुश्रुत के क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो सुश्रुत ने इसे त्रिकटु और पीपल्यादि में लिया है। इसी के साथ आचार्यों ने भाव प्रकाश में इसे पंचकोल में लिया गया है। उन्होंने पंचकोल में और हरित्यादि वर्ग में इसका वर्णन किया है। दोष कर्म देखे तो ये कफवात शामक होती है। इसके कर्म देखे अगर हम तो शुंठी जो होती है वो बहुत अच्छी आम पाचन कही गई है। शुंठी एक बहुत ही अच्छी आम पाचक होती है, आम का पाचन करती है, इसलिए जब पंचकर्म किया जाता है तब भी आम पाचन के लिए शुंठी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ये बहुत अच्छी दीपन होती है, बहुत अच्छी पाचन होती है। शुंठी जो होती है वो चूंकि मधुर विपाक है इसलिए शुंठी बहुत अच्छी वृष्य होती है और बहुत अच्छी स्वर्य भी होती है, गले के लिए भी अच्छी होती है। उसी तरह से अदरक जो है, अदरक भी बहुत अच्छी स्वर्य होती है, दीपन होती है, जिह्वा और कंठ का विशोधन करती है, मतलब जिह्वा को भी साफ रखती है और कंठ को साफ करती है, और कंठ रोगों में और मुख रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। ये अदरक इतनी अच्छी दीपन है कि इसके बारे में भाव प्रकाश में कहा गया है, भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवण आद्रकम। भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवण आद्रकम, इसका मतलब कि खाना खाने से पहले, जैसे हम एपेटाइजर के लिए कुछ चीजें यूज करते हैं, तो खाना खाने के पहले अगर हम अदरक और नमक का मिला के उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छी भूख लगती है। तो खाना खाने के पहले दीपन कर्म के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये दोनों ही शुंठी और अदरक, ये दोनों ही बहुत अच्छी कासहर और श्वासहर होती है। शुंठी और अदरक के इंडिकेशंस या रोगग्नता की मैं बात करूं तो शुंठी को श्वास में, कास में, मतलब कि खांसी में, सर्दी में, इसके अलावा इसको शूल में, पेट दर्द वगैरह में भी यूज किया जाता है। इसको वमन में यूज किया जाता है। आमवात और संधिवात मतलब जोड़ों के दर्द में इसका प्रयोग बहुत अच्छा बताया, क्योंकि ये बहुत अच्छा वातहर है और ये बहुत अच्छा आम पाचन भी होता है, इसीलिए ये आमवात और संधिवात में बहुत अच्छा काम करता है। आगे हम देखेंगे कि हम इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। वैसे ही अदरक की बात करूं तो अदरक एक बहुत अच्छा दीपन होता है, रोचन होता है, कासवासर होता है। तो ये दोनों के ही अपने बहुत ही अच्छे कर्म है और बहुत सारा वाइड रेंज ऑफ थेरापेटिक एप्लीकेशन शुंठी और अदरक दोनों का ही है। मात्रा की बात करें तो शुंठी जो है वो 1 से 2 ग्राम यूज की जाती है शुंठी का चूर्ण। अदरक का स्वरस, अदरक का रस मतलब जिंजर का जूस अगर हमें यूज करना है तो उसकी मात्रा एक समय में 5 से 10 ml है। शुंठी का पानक बना के भी प्रयोग किया जा सकता है, मतलब शुंठी को पानी में रख के उसको गला के थोड़ी देर फिर उसको छान के और वो पानक बना के जब यूज किया जाता है तो 2 से 4 ml उसकी मात्रा होती है। जिंजर का टिंचर भी यूज किया जाता है, उसकी मात्रा 0.3 से 0.6 ml होती है। तो एक बार फिर से मैं अदरक और शुंठी के गुण के बारे में बात कर लूं। अदरक मतलब जब वेट होता है, वो जब गीली होती है उसे अदरक कहते हैं, और जब हम उसको प्रोसेस करके सुखा लेते हैं उसको शुंठी या सोट कहते हैं। अदरक जो है वो गुण में गुरु रुक्ष तीक्ष्ण होती है, जबकि शुंठी लघु और स्निग्ध होती है। अदरक भी रस में कटु है और शुंठी भी रस दोनों का समान ही रहता है, रस में कोई परिवर्तन नहीं होता प्रोसेसिंग के बाद भी। लेकिन अदरक का विपाक कटु होता है, जबकि शुंठी का विपाक जो है वो मधुर होता है, और दोनों ही उष्णवीर्य है और कफवात शामक है। अब हम आ जाते हैं
एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन पे कि थेरापेटिकली हम अदरक का और शुंठी का दोनों का उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो आमवात या संधिवात मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो या संधि शोथ हो, इन्फ्लेमेटरी डिसीज हो जॉइंट्स में, तो उसमें शुंठी को गर्म पानी के अंदर मिला के, शुंठी पाउडर को गर्म पानी में मिलाकर और उसका लेप किया जाता है। इसके क्लिनिकल रिसर्चेस भी हुए हैं और उसमें एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। जो भी जॉइंट अफेक्टेड है उस पे शुंठी का पहले गर्म पानी में लेप बना लिया जाता है और फिर उसको लोकली अप्लाई किया जाता है। उसको 10-15 मिनट रखा जाता है और फिर उसके बाद उसको आप धो सकते हैं। एक प्रश्न यहाँ पे कई बार आता है कि लोकल एप्लीकेशन करने से अगर किसी भी चीज का एलर्जी हुआ तो क्या करेंगे। सबसे पहले मैं हमेशा ये इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगी कि जब भी आप किसी चीज का लोकल एप्लीकेशन की शुरुआत करें उससे पहले हमेशा यू शुड डू वन टेस्ट। हमें हमेशा टेस्ट कर लेनी चाहिए। स्किन के छोटे से एरिया पे उस चीज को लगा लीजिए, उसको थोड़ी देर लगा के रखिए, या जिस भी पेशेंट को देना है तो भी हमें ऐसे ही उसको प्रिस्क्राइब करना चाहिए। हम लोग ऐसे करके सेंसिटिविटी टेस्ट कर सकते हैं। अगर उससे उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही है, कोई रैश नहीं आया है, धीरे धीरे समय बढ़ाइए और तो समझ लीजिए कि उसको एलर्जी नहीं है। और अगर उनको कोई रैश आ जाता है, जलन होती है, ऐसा कुछ होता है तो हम उसका प्रयोग बंद कर सकते हैं। और करने के बाद भी अगर वहां रैश या हुआ है तो अगर उष्णवीर्य द्रव्य है तो शीत द्रव्य लगा के उसका शमन किया जा सकता है। आम बात संधिवात जॉइंट पेन में मैंने बताया आपको कि पानी, गर्म पानी में इसका लेप करके, इसको पाउडर को एक लेप बना के और लेप की तरह इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसका दूसरा रोज अगर लेप करना संभव नहीं है, थोड़ा आपको ये हेक्टिक लगता है या थोड़ा ज्यादा इतना समय नहीं है, तो एरंड तेल मतलब कैस्टर ऑयल जो आता है, कैस्टर ऑयल में आप इसको शुंठी को उबाल सकते हैं। उसको थोड़ा सिद्ध होने दीजिए 10-15 मिनट। शुंठी का गंध और कलर जब उस तेल के अंदर आ जाए तब आप उस तेल को छान लीजिए और फिर इस तेल को सुबह शाम जो भी जोड़ है उनपे यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक सरल प्रयोग होता है पेन कंडीशंस में, खास करके इन्फ्लेमेटरी पेन कंडीशंस में। शैत्य मतलब कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा अगर ठंडक लग रही हो तो भी इसको तेल में मिलाकर मालिश की जाती है। अरुचि की बात करूं मैं, एनोरेक्सिया या भूख नहीं लगती है तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा, भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवण आद्रकम मतलब खाने के पहले लवण और मतलब नमक और अदरक को मिलाकर रखे घर में और उसको चूस सकते हैं। ऐसे कई मुखवास भी मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं। कास और श्वास मतलब सर्दी, खांसी, प्रतिशा, इन सब में इनके प्रयोग की मैं बात करूं तो इसमें अदरक का रस जो है वो शहद के साथ प्रयोग किया जाता है। 5 से 10 ml की मात्रा में सुबह शाम उसको प्रयोग किया जा सकता है। अभी कोविड-19 के प्रिवेंशन के लिए भी जो हर्बल टी दी गई है, उस हर्बल टी में भी जो शुंठी है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट है बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इसका एक अच्छा असर होता है। वैसे ही अगर इंडिया में इसको प्रसव के पश्चात मतलब जब लेडीज की डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के पश्चात जो दुर्बलता आ जाती है, प्रसव के पश्चात शुंठी पाक एक फॉर्मुलेशन आता है अदरक का, उसका प्रयोग किया जाता है और वो जो स्तनपायी माँ है उसको बहुत बल देती है। इसके अलावा अगर मैं कटिशूल की बात करूं, कटिशूल मतलब बैकएक, तो बैकएक में इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन आयुर्वेद में बताया गया है कि शुंठी और गोक्षूर दोनों को मिला के क्वाथ बनाया जाता है। क्वाथ मतलब उकाला, जैसे उकाला बनाने की सामान्य विधि रहती है कि जितना हम द्रव्य लेते हैं उससे 16 गुना पानी लेना है, फिर जब वो 1/4 बचे तब तक उसको उबालना है, फिर छान के और सुबह शाम गर्म पीना है। इसी को हम क्वाथ या काढ़ा डिकॉक्शन कहते हैं। तो बैकएक में शुंठी और गोक्षूर एक आयुर्वेद की द्रव्य आती है, उन दोनों को मिला के उसको काढ़ा बनाया जाता है और सुबह में उसको दिया जाता है तो कमर के दर्द में इससे फायदा मिलता है। शीत पित्त मतलब अर्टिकेरिया, ये एक स्किन डिसीज है, उसमें अदरक के रस को गुड़ के साथ प्रयोग किया जाता है। पुराना गुड़ हो तो और भी अच्छा।
जिन लोगों को जॉइंट पेन बहुत क्रोनिक हुआ है उनको इसका फांट रात में पिया जा सकता है। फांट को हम इन्फ्यूजन, हॉट इन्फ्यूजन कह सकते हैं कि पानी को गर्म कर लीजिए, जब वो उबल जाए तो उसमें जिस भी चीज का आप फांट बनाना चाहते हैं वो पाउडर डाल दीजिए और फिर थोड़ी देर के लिए उसको ढक दीजिए और फिर उसके बाद शाम को पी लीजिए। ये फांट बनाने का तरीका है। वैसे ही शिराशूल, खास करके साइन्यूसाइटिस की वजह से जो शिराशूल होता है और कफज शिराशूल होता है, सर्दी खांसी की वजह से अगर सर में दर्द है तो शुंठी को गर्म पानी में मिला के और सर पे लेप किया जाता है, इससे काफी फायदा मिलता है। आम दोष या आम अतिसार की बात करूं मैं, आम अतिसार मतलब अतिसार जिसमें कि आम मल निकलता है, मल जो है वो आम के साथ निकलता है, तो उसमें सोट का एक पर्टिकुलर प्रयोग बताया गया है आयुर्वेद में कि सोट का चूर्ण जो होता है उसको घी में मिला के और एरंड पत्र मतलब कैस्टर की जो लीफ होती है, डीवेल की जो लीफ होती है उसमें उसको उसकी एक परत लगा दी जाती है, फिर उसको रोल कर देते हैं, फिर पुटपाक विधि से उसको गर्म करते हैं, फिर जब अग्नि का अच्छा सहयोग हो जाता है तो उसको निकालते हैं, इस चूर्ण को निकाल लेते हैं और ये जो चूर्ण है इसको मिश्री के साथ प्रयोग किया जाता है आमातिसार या आमदोष में। जब भी विरेचन दिया जाता है, जैसे कि विरेचन के लिए जो भी फॉर्मुलेशन यूज की जाती है कई बार उसमें शुंठी मिलाई जाती है, क्योंकि इससे शुंठी मिलाने से ये फायदा है कि आमातिसार या अतिसार जब भी विरेचन होगा तो उसमें मरोड़ आने के चांसेस रहते हैं, पेट में दर्द होने का चांसेस रहता है। तो अगर शुंठी हम मिला देते हैं तो मरोड़ नहीं आती है, पेट में दर्द नहीं होता है और विरेचन जो है वो अच्छे से हो जाता है। तो आयुर्वेद में विरेचन औषधियों के साथ कई बार शुंठी देने का विधान है, जैसे कि पंचसकार चूर्ण है जिसमें सेना जो होती है स्वर्ण पत्री या जिसको मार्कंडिका कहते हैं उसका एक फॉर्मुलेशन है। स्वर्ण पत्री जो होती है वो एक बहुत अच्छी विरेचन औषधि है, लेकिन वो एक अच्छी बहुत थोड़ी स्ट्रांग परगेटिव होती है, तो उसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए या कह सकते हैं हम कि उसे मरोड़ ना हो या उसके साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए पंचसकार चूर्ण में शुंठी मिलाई जाती है। तो इस तरह से ये काम में आती है। एक और खास प्रयोग होता है शुंठी का, जब भी हम ट्रैवलिंग करते हैं या जल परिवर्तन होता है, मतलब कि पानी चेंज होता है जिसको हम कहते हैं कि हमारा पानी बदलता है, उस समय हमें अदरक का प्रयोग करना चाहिए। उस समय अदरक का प्रयोग करने से जो पानी बदलने की वजह से जो भी उदर रोग या वोमिटिंग, नॉजिया होने वाली होती है वो जो है वो कम हो जाता है। तो जब भी हम कहीं ट्रैवलिंग करते हैं उस समय पे हमें अपने साथ लवण अदरक रख सकते हैं, कोई भी शुंठी का कोई भी प्रिपरेशन हम अपने साथ रख सकते हैं इससे, या अदरक का प्रयोग कर सकते हैं अगर अदरक की सीजन है तो, ताकि जो भी हमारी ट्रैवलिंग की वजह से जो भी हमको हेल्थ रिस्क होने वाली है वो कम हो। आम वात आदि रोगों में भी आम पाचन के लिए शुंठी का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आयुर्वेद में शुंठी का बहुत सारे रोगों में प्रयोग बताया गया है। अगर मैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करूं तो आयुर्वेद में हमेशा जब भी इंडिकेशंस दिए गए हैं उसके साथ साथ जिन द्रव्यों में कॉन्ट्रा इंडिकेशन है उन द्रव्यों में कॉन्ट्रा इंडिकेशन उन्होंने वहीं पर इंगित किए हुए हैं। तो अगर मैं अदरक के कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करूं तो ऐसा कहा गया है कि कुष्ठ में, खास करके पित्तज कुष्ठ में, पांडु रोग एनीमिया में, इसके अलावा रक्त पित्त में, और ऐसा कहा गया है कि अदरक का प्रयोग जो है वो गर्मी और शरद ऋतु मतलब जो नवरात्रि आती है, शारदीय नवरात्रि, क्योंकि शरद जो होता है वो पित्त के प्रकोप का समय होता है, इसलिए गर्मियों में और शरद ऋतु में इसका प्रयोग निषिद्ध कहा गया है आयुर्वेद में। उन सीजन्स में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। हालांकि शुंठी का प्रयोग जो है वो आप कर सकते हैं उस सीजन, क्योंकि उसका मधुर विपाक है। इसलिए जब भी आम वात के जो पेशेंट रहते हैं, जॉइंट पेन के जो पेशेंट रहते हैं, अगर आम का रस खाते हैं जब गर्मियों में तो कई बार उनका जो घुटनों का दर्द है या जो संधि शूल है, जॉइंट पेन है, वो बढ़ जाता है। तो ऐसे समय में अगर आम के रस में एक चुटकी जितनी शुंठी या सोठ वो डाल के खाएंगे तो वो जो दर्द होने वाला है वो काफी प्रिवेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने कई सारे रोगों में देखा। ज्वर में इसको कई औषधियों के अनुपान के रूप में प्रयोग किया जाता है।
तो इस प्रकार से कास में मतलब सर्दी में, खांसी में, अरुचि में, अग्निमांद्य में, सिर के दर्द में, इन सब रोगों में अदरक और शुंठी जो है, इन दोनों का आम रोगों में, आम अतिसार में एज वेल एज आमवात में भी शुंठी का बहुत अच्छा प्रयोग देखने को हमें मिलता है। अगर इसके फॉर्मुलेशंस की हम बात करें तो शुंठी के बहुत सारे फॉर्मुलेशंस है। आप सभी लोग भी शायद त्रिकटु और त्रिफला ऐसे फॉर्मुलेशन है आयुर्वेद के जो जनमानस भी जानता है। तो त्रिकटु एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन है आयुर्वेद का। त्रिकटु के अंदर 3 चीजें डलती है, मरीच, पिपली और शुंठी। तो शुंठी जो है वो त्रिकटु चूर्ण का एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो त्रिकटु चूर्ण, व्योषादिवटी, पंचकोल चूर्ण, अभी मैंने जैसे आपको बताया पंचसकार चूर्ण, इन सब में शुंठी और अदरक इनके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। इसके अलावा अदरक का अदरक खंड भी बनाया जा सकता है। एक सौभाग्य शुंठी पाक आता है जो कि प्रसवोत्तर मतलब पोस्टपार्टम पीरियड जो होता है उनमें फीमेल्स में प्रयोग किया जाता है, डिलीवरी के बाद प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा सौभाग्य शुंठी पाक जो होता है वो भी शुंठी का एक इम्पोर्टेंट फॉर्मुलेशन है। अब हम आते हैं कि इतनी सारी एक्टिविटीज हमने देखा कि आयुर्वेद में इसका इतना वर्णन किया गया है। हम इसका मॉडर्न में अभी तक क्या क्या रिसर्चेज हो चुकी है, शुंठी और अदरक के अंदर ऐसे क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिनकी वजह से इसके इतने अच्छे थेरापेटिक एप्लीकेशंस है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 100 ग्राम जो अदरक होती है उसमें लगभग 80 किलो कैलोरीज जितनी एनर्जी होती है। इसके अलावा इसमें कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो कि 17% के लगभग होता है। लगभग 2% जितनी इसमें शुगर होती है। इसमें 2% जितना प्रोटीन होता है। इसमें कई सारे विटामिन होते हैं, B1, B2, B3, B6, B9, इसमें थोड़ी मात्रा में विटामिन सी और विटामिन ई भी पाया जाता है। अगर मैं मिनरल्स की बात करूं तो इसमें थोड़ी मात्रा में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम और जिंक भी मिलता है। इसीलिए ये जो जीआईटी ट्रैक्ट की डिसीजेस है उनमें अच्छा काम करता है। जिंजर में से भी एक ऑयल निकलता है। वो जो ऑयल होता है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है जिनका कि बहुत सारी फार्माकोलॉजिकल स्टडीज हो चुकी है और बहुत सारी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज जो है उनकी वो प्रूव हो चुकी है। तो इसके अंदर जिंजेरॉन्स, जिंजेरॉल, शेगॉल, क्यूरसेटिन, जिंजेरॉल, ऐसे कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। एक खास बात मैं यहाँ पे इंगित करना चाहती हूँ कि जो आयुर्वेद में डिस्क्रिप्शन मिलता है वो इतना साइंटिफिक और इतना ऑथेंटिक है। वहां पे शुंठी और अदरक के गुण कर्म जो है, रस पंचक जो है वो उन्होंने डिफरेंस किया है कि जब वो गीली होती है तो वो कटु विपाक होती है, जबकि जब वो सूख जाती है मतलब जब वो शुंठी बन जाती है तो उसका विपाक मधुर हो जाता है। मॉडर्न पर्सपेक्टिव अगर हम इसका देखें तो जब भी ये प्रोसेसिंग करते हैं या स्टोरेज करते हैं या हीटिंग करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोसेसिंग के दौरान अदरक को जब हम शुंठी बनाते हैं तो प्रोसेसिंग की जाती है। उस प्रोसेसिंग के दौरान जो ये जिंजेरॉन है, ये जो जिंजेरॉन है वो जिंजीरॉल में से प्रोड्यूस होता है। मतलब जब आर्द्र रहते हैं तो उसमें जिंजेरॉल्स रहते हैं जो कि प्रोसेसिंग के दौरान और स्टोरेज के दौरान वो जिंजेरॉन और शेगॉल जैसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रोड्यूस होते हैं और फिर एक्टिविटी बदल जाती है। तो हम देख सकते हैं कि आयुर्वेद में जहाँ विपाक की बात की गई है और हम विपाक को मेटाबॉलिज्म से लेते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कितना साइंटिफिक वो आयुर्वेद में बात कही गई है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में चेंज होता है जिसकी वजह से इन दोनों में थोड़ी अलग एक्टिविटीज और अलग गुणकर्म देखने को मिलते हैं। अब हम फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज की मैं बात करूं कि अदरक, जिंजर जो है इसको विश्व भेषज और महाऔषध जैसे इसके सिनोनिम्स आयुर्वेद में दिए गए हैं। मतलब ये बहुत ही आयुर्वेद में इसको इम्पोर्टेंट माना गया है। त्रिकटु जो कि आयुर्वेद की एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन है, उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट इसको माना गया है। तो अगर हम इसकी एक्टिविटीज की बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट इसकी बहुत अच्छी एक्टिविटी है एक, और इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी जब भी किसी कॉन्स्टिट्यूएंट की होती है तो हम जानते हैं
कि वो बहुत ही प्रोटेक्टिव हो जाता है। जब भी कोई चीज एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी अगर किसी भी मेडिसिनल प्लांट में है, इसका मतलब कि वो कैंसर से प्रोटेक्ट करेगा, एजिंग से प्रोटेक्ट करेगा। तो ये जो अदरक है इसमें और शुंठी है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज पाई गई है। और ड्राई जिंजर जो है, ऐसा पाया गया है कि मतलब जो शुंठी है उसमें ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होती है। इसके अलावा जैसे मैंने आपसे पहले भी बात किया कि वमन या छर्दी में इसका उपयोग किया जाता है। वमन या छर्दी में इसका उपयोग किया जाता है, मतलब नॉजिया में, वोमिटिंग जैसी कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसकी बहुत ही अच्छी एंटी इमेटिक एक्टिविटीज प्रूव की गई है। तो इसका ये इमेसिस को कम करता है, खास करके सर्जरी के बाद होने वाली जो उल्टी होती है उसमें ये हेल्प करता है। अगर किसी को कीमोथेरेपी चलती है तो कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट्स, एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है वोमिटिंग, तो उसमें भी अदरक का अगर प्रयोग किया जाए तो उसके रिजल्ट पाए गए हैं कि कीमोथेरेपी के साथ अगर अदरक का किसी फॉर्म में यूज किया जाता है तो वोमिटिंग रिड्यूस होती है। मोशन सिकनेस में भी ये एक अच्छे एंटीमेटिक की तरह काम करता है। इसके अलावा एंटी ट्यूबरकल ड्रग अगर किसी पेशेंट को चल रही है तो टीबी की ड्रग्स भी वोमिटिंग इंड्यूस करती है, तो उसमें भी इसका अच्छा एंटीमेटिक इफेक्ट देखा गया है। इसी तरह से इसके अच्छे एंटी इन्फ्लेमेटरी रिजल्ट पाए गए हैं। हम बात करें तो आयुर्वेद में शुंठी या अदरक को जीआईटी ट्रैक्ट के लिए, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लिए, हमारे पाचन संस्थान के लिए बहुत अच्छी औषधि बताया गया है। और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटीज इसकी जब देखी गई तो इसको पाया गया कि कोलाइटिस जो होता है, जो कि एक कोलॉन की एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, उसमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी कोलाइटिस में है, एज वेल एज जॉइंट पेन्स में जो इन्फ्लेमेशन होता है इसमें भी इसके अच्छे रिजल्ट है। ये एक अच्छी एंटी माइक्रोबियल है। एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी में बात करूं मैं तो ये एक अच्छी एंटीबैक्टीरियल है, जिसका कि स्ट्रेप्टोकोकस की कुछ स्पीशीज और स्टेफिलोकोकस की कुछ स्पीशीज में अच्छा रिजल्ट पाया गया है। इसके अलावा ये एक अच्छी एंटी फंगल है। और खास एक और बात है कि इसको एक अच्छा एंटी वायरल भी पाया गया है। एंटी वायरल में जो इसकी एक्टिविटी है वो एचआरएसवी मतलब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिंसिटिकल वायरस जो है, एचआरएसवी जो वायरस है जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वायरल डिसीज करता है, उसमें इसको इफेक्टिव पाया गया है कुछ स्टडीज के अलावा। इसके अलावा हेपेटाइटिस सी का जो वायरस है उसके सामने भी इसकी अच्छी एक्टिविटीज पाई गई है। इसको एक अच्छा एंटी कैंसर इसकी एक्टिविटीज पाई गई है, जो कि खास करके कोलॉन के कैंसर में और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो कैंसर्स रहते हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा, उसमें भी इसका अच्छा रिजल्ट पाया गया है। इसके अलावा प्रोस्टेट कैंसर में इसकी प्रोटेक्टिव इफेक्ट पाए गए हैं। और ब्रेस्ट, सर्वाइकल, लिवर और पैनक्रियाटिक कैंसर लाइंस पे भी जब इसकी स्टडी की गई है तो इसको इफेक्टिव पाया गया है। इसका अच्छा न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट भी पाया गया है, इसलिए अल्जाइमर डिसीज में और पार्किंसंस डिसीज में भी इसकी एक्टिविटी पाई गई है। इसको एक अच्छा कार्डियोवास्कुलर प्रोटेक्टिव माना गया है, जिसमें कि ये हाइपोलिपिडेमिक एक्शन इसकी होती है। आप सभी जानते होंगे कि हम बोलते हैं वन इज ए गुड कोलेस्ट्रॉल, HDL इज ए गुड कोलेस्ट्रॉल एंड LDL इज ए बैड कोलेस्ट्रॉल। तो जब इसकी एक्टिविटीज देखी गई तो ये HDL को बढ़ाता है, मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, LDL और टोटल कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है उसको वो कम करता है। इसी तरह से इसको एक अच्छा एंटी ओबेसिटी भी पाया गया है। इसकी जो एंटी ओबेसिटी एक्टिविटी है उसके लिए कहा गया है कि ये फेट के यूटिलाइजेशन को बढ़ाता है, फेट का ऑक्सीडेशन करता है, इसलिए फेट का यूज होता है, इसलिए एक अच्छा एंटी ओबेस है। इसके अलावा ये सेल्यूलर फैटी एसिड जो है उनका भी उनके कैटाबॉलिज्म में भी मदद करता है। तो इस प्रकार से इसकी एंटी ओबेसिटी, इसकी एंटी डायबिटिक इफेक्ट जो पाई गई है उसमें माना जाता है कि ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। तो इस तरह से हम देखें कि आयुर्वेद में शुंठी को
खास करके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इन दोनों की बीमारियों के लिए बहुत सारे इंडिकेशंस दिए गए हैं। और हम मॉडर्न साइंस से देखें तो वहां पर भी इसके बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी, जीआईटी ट्रैक्ट के कैंसर्स में, कोलाइटिस में आदि में इसका एक अच्छा इफेक्ट पाया गया है। तो इस तरह से हम देखें तो अदरक और शुंठी ये दोनों ही जो अपना नाम है विश्व भेषज या महौषध वो प्रूव करती है, और ये दोनों ही बहुत ही उपयोगी है और हम रसोई में भी उसका यूज करते हैं। और जैसे कल भी मैंने आपको बात की थी कि जब भी हम किसी फूड का एज ए मेडिसिन यूज करते हैं, नॉट द एक्सट्रैक्ट बट फूड की तरह जब हम उसका यूज करते हैं हमारे डेली लाइफ में, तो फूड जो है वो नेचर में अपने आप में सिनर्जिज्म लेके आता है। तो उसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, अगर उनका कोई साइड इफेक्ट होने भी वाला है तो एंटीडोट ऑलरेडी उनमें ही रहते हैं। इसलिए ऐसी चीजों का उपयोग करके हम अपनी फैमिली की और अपनी पेशेंट्स की हेल्थ जो है वो बनाए रख सकते हैं। अदरक और शुंठी के कॉन्ट्राइंडिकेशन की मैं बात करूं तो मैंने बताया आपको पहले भी कि आयुर्वेद में कहा गया है कि कुष्ठ में, रक्त पित्त में और पांडु रोग में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही गर्मी में और शरद ऋतु में, क्योंकि गर्मी में उष्णता अधिक रहती है और शरद पित्त का प्रकोप का काल रहता है, इसलिए उस समय अदरक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हालांकि शुंठी का कुछ मात्रा में प्रयोग किया जा सकता है। मॉडर्न के हिसाब से ड्रग इंटरैक्शन देखें अगर हम इसकी, तो वारफारिन और निफिडेपिन जो कि ब्लड प्रेशर और कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस में जो ड्रग यूज की जाती है उसके साथ इसके ड्रग इंटरैक्शन पाए गए हैं। और गॉल स्टोन्स जो है, पित्ताशमरी की जो पथरी होती है उसमें इसको कॉशन से यूज करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने अदरक और शुंठी की बात की। हर रोज जो मैं एक बात करती हूँ कि हम इसे कल्टीवेट कैसे कर सकते हैं, तो ये जो होती है इसके जो राइजोम्स होते हैं उसके राइजोम्स में कुछ मदर आइज होती है, इसको बोलते हैं आइज। इसमें आई दिखाई देती है, कई बार आईज जो है वो जर्मिनेट भी हो जाती है। तो आई वाले पीसेस को 1-1 सेंटीमीटर जैसे पीसेस ले लेते हैं, फिर उनको प्रोसेसिंग करने के लिए काऊ डंग में या फिर उसको स्मोकिंग से भी उसको प्रोसेस किया जाता है, या उसको गर्म पानी में प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद खेत को 3-4 बार प्लोइंग करने के बाद उसको जोत लेने के बाद उसमें प्लांटिंग कर दी जाती है मदर राइजोम्स की। ये मदर राइजोम्स जो है उनकी प्लांटिंग करने के 40 से 90 दिनों के बाद उनमें मल्चिंग करनी चाहिए, मतलब ग्रीन मैन्योर एप्लीकेशन या मल्चिंग की जाती है। फिर उसके थोड़े समय के बाद उसको थोड़ा हीलिंग जिसको बोलते हैं, जिसमें थोड़ा स्टीर किया जाता है, मतलब मिट्टी आसपास की खोद दी जाती है, थोड़ा एरेशन भी हो जाता है। ये जो अगर आपको वेट अदरक यूज करनी है, मतलब गीली अदरक यूज करनी है, तो लगभग 4 से 5 महीने में ही इसका प्रोडक्ट मिल जाता है। और अगर हमको इसका प्रयोग शुंठी बनाने के लिए करना है तो 8 से 10 महीने बाद उसकी यील्ड लेनी चाहिए। तो जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो इसमें ज्यादा आएंगे। तो 8 से 10 महीने बाद शुंठी बनाने के लिए या जिंजर ऑयल अगर बनाना है तो 8 से 10 महीने के बाद उसका प्रोडक्ट लेना चाहिए। और ये एक बहुत फायदे वाली क्रॉप होती है, पेरिनियल क्रॉप है। आप थोड़ा कलेक्ट कर सकते हैं और थोड़ा अंदर ही छोड़ सकते हैं तो रीजनरेशन हो जाता है। अगर इसके दूसरे यूजेस के बारे में मैं बात करूं तो इसको कई सारे फूड इंडस्ट्री में इसको जिंजर ब्रेड बनाने के लिए यूज किया जाता है, जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है, कई सारी ग्रेवीज में हम इसका यूज करते हैं। इसके अलावा इसको कई सारे रिचुअल्स में प्रयोग किया जाता है। कुछ देशों में इसको बहुत शुभ माना जाता है। तो जब भी वो यात्रा के लिए पुराने जमाने में जब वो यात्रा पे जहाज में जाते थे तो इसको साथ में लेके जाते थे। और जैसे मैंने आपको एक बात और बताई कि जल का परिवर्तन जब भी हो, जब भी हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं और अदरक का सेवन करते हैं तो पानी बदलने से जो साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं वो नहीं होते हैं। इसके अलावा इसको जिंजर वाइन भी बनाई जाती है। और लगभग सारे पूरे विश्व में अलग अलग जो इंटरनेशनल क्यूजीन्स है, चाहे वो थाईलैंड हो, म्यांमार हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, सभी कंट्रीज में जिंजर का प्रयोग फूड में किया जाता है। तो मैं अपनी बात इसी के साथ खत्म करूंगी कि जिंजर, शुंठी, अदरक, जिंजीबर ऑफिसिनालिस जो कि जिंजीबरेसी फैमिली का मेंबर है, इसका हर्ब होता है। और राइजोम ये जो आप देख रहे हैं ये इसका यूजफुल पार्ट है। इसका सूखा हुआ जो होता है उसे हम शुंठी कहते हैं।
और ये दोनों ही बहुत उपयोगी द्रव्य है, दोनों के अपने अपने गुण कर्म है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लिए ये दोनों ही बहुत उपयोगी है। उनके रोगों में एज वेल एज प्रिवेंशन में इन दोनों का अच्छा रोल है। और हम अभी और इस पे क्लिनिकल ट्रायल्स करके या इसके नए नए फॉर्मुलेशंस बना के, जैसे कि कुछ स्टडीज में इसके कोई प्रोडक्ट बनाए गए जो न्यूबुलाइजर के थ्रू यूज किए गए, तो उसका इफेक्ट जो है वो और भी अच्छा पाया गया। तो इस प्रकार से हम इस पे और रिसर्च करके एविडेंस बेस्ड डाटा जनरेट कर सकते हैं। आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप द्रव्य गुणम पेज पे इसका देख सकते हैं। आप मेरे YouTube चैनल पे भी, विधि बापना YouTube चैनल पे भी इसको देख सकते हैं। इसके अलावा लिव आयुर्वेद पे भी आप मेडिसिनल प्लांट्स के फायदे देख सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।